हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई के चैनल के ऊपर। मेरा नाम प्रतीक नायक है और हम लोग ने शुरू किया था पिछले क्लास के अंदर तमिलनाडु बोर्ड का कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स। जी हाँ, हमने जो एक नई शुरुआत की थी और आपने जिसको बहुत ही अभूतपूर्व प्रतिसाद दिया है उसके लिए मैं आपका खूब खूब आभारी हूँ। हम लोग ने पिछले सेशन के अंदर कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स की शुरुआत की थी। ये कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स के द्वारा हम हिस्ट्री को एक नए नज़रिए से देखने की कोशिश कर रहे थे। ये जो पूरा नया नज़रिया था, इसके थ्रू मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा था कि हिस्ट्री को कैसे पढ़ा जा सकता है, और उसी के तहत हम लोग आज के क्लास के अंदर जो रिवीजन हमारा है उसको पहले देख लेते हैं। रिवीजन का इंटेंशन यही है कि हम बेसिकली क्रोनोलॉजी वाइज देखें और इतिहास के अंदर क्या क्या डेवलपमेंट हुआ था उसको समझेंगे। तो इतिहास में खैर सबसे पहले स्टोन एज आता है, पर हमारे ये जो कोर्स है इसमें हमने स्टोन एज को नहीं कवर किया है उतना। हमने शुरू किया है यहाँ से इंडस वैली सिविलाइजेशन से। इसको हमने बहुत ही कंसाइज्ड वे में पर कॉम्प्रिहेंसिव किया था सर, ठीक है। इसके बाद हमने वैदिक एज को भी देखा और हमने आपको बताने की कोशिश की थी कि ये पूरा का पूरा वैदिक एज है, इसको दो पार्ट के अंदर डिवाइड किया जाता है। एक को कहा जाता है अर्ली वैदिक पीरियड और दूसरे को कहा जाता है लेटर वैदिक पीरियड। तो हमने ये भी देखा था कि अर्ली और लेटर वैदिक पीरियड के बीच में फर्क क्या है, व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन द टू सर, ठीक है। यहां से ही आगे चलते हैं और थोड़ा बहुत देखते हैं कि भारत में जो 16 महाजनपद बन के आए, और ये जो 16 महाजनपद बन के आए इसके पीरियड के कंटेम्पररी पीरियड के समय पे विल फाइंड कि भारत के अंदर हेटेरोडॉक्स सेक्ट की शुरुआत होती है। हेटेरोडॉक्स का मतलब है कि एक ऐसी संप्रदाय जो ट्रेडिशनली वैदिक पर्सपेक्टिव से थोड़ी अपने आप को अलग से डिफाइन करने की कोशिश करेगी। ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट थी। इसके अंदर से वी विल सी कि एक संप्रदाय निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं बुद्धिज्म, और दूसरा संप्रदाय निकल के आया जिसे हम लोग कहते हैं जैनिज्म। आज के क्लास के अंदर हम लोग चर्चा करेंगे विथ रेफरेंस टू द राइज ऑफ द हेटेरोडॉक्स सेक्ट कि ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है इसका डेवलपमेंट कैसे हुआ। हम लोग चर्चा ये भी करेंगे कि जैन संप्रदाय का विकास कैसे भी हुआ सर, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर अगर आप टाइमलाइन देखोगे तो 2600 से लेके 1800 बीसी तक का जो पीरियड है, दिस इज नोन एज द पीरियड ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। 1500 से लेके अगर आप देखोगे तो 600 बीसी तक का जो पीरियड है, दिस इज पीरियड ऑफ द होल वैदिक एज। पर इसमें अर्ली वैदिक एज की मैंने पीरियड आपको बताई थी 1500 से लेके 1000 बीसी तक आपको देखने को मिलेगी, और लेटर वैदिक एज के अंदर आपको 1000 से लेके 600 बीसी तक की आपको कहानी मिलेगी सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमने आपको बताया था कि कैसे ये दोनों के दोनों वैदिक एज के अंदर से कैसे ट्रांजिशन और वहां से 16 महाजनपद बन के आई सर, ठीक है। ये महाजनपदों का निर्माण मोटे मोटे तौर के ऊपर जो जनपद थे उनके अंदर से निकल के आएगा, और ये जो जनपद है वो अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे 16 महाजनपदास। ये 16 में से एक मगध नाम का महाजनपद अपने आप को अल्टीमेटली एम्पायर के रूप में कन्वर्ट करता है, जहां से मौर्यस निकल के आए। खैर पढ़ेंगे आगे, हम लोग देखेंगे कि कैसे ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ, इसमें महाजनपदों का विकास हुआ, इसमें आयरन की टेक्नोलॉजी का क्या इंपॉर्टेंस है वो भी हम लोग कवर करेंगे सर, ठीक है। क्योंकि लोहे के कारण किस किस प्रकार की विकास होती है, प्रगति होती है, समाज में किस किस प्रकार के बदलाव आए, पॉलिटिकल चेंजेस क्या है वो भी कवर करना है। पर बिफोर प्रोसीडिंग टू द क्लासेस लेट अस सी कि हमने पिछले क्लास के अंदर ऑलरेडी क्या किया है। इनफैक्ट अगर आप हमारे साथ ये कोर्स के अलावा अनअकैडमी के अंदर जुड़ना चाहते हो तो यू आर मोस्ट वेलकम टू जॉइन अस ऑन द अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म। प्लस का फायदा ये है कि इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पे पढ़ाते हैं। आई ऑल्सो टेक लाइव क्लासेस ऑन द प्लस। दूसरी बात आपको देखने को मिलेगी कि मैं हिस्ट्री, आर्ट एंड कल्चर पूरा कॉम्प्रिहेंसिव आपको कराऊंगा। दिस विल ऑल्सो कवर दी ऑप्शनल एज वेल। इनफैक्ट अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो भी आप मेरे ऑप्शनल क्लासेस के अंदर भी जुड़ सकते हो, उसके लिए अलग से सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हो। आप हमारी टेलीग्राम या कम्युनिटी पोस्ट के ऊपर ज्वाइन करिए, और अभी बहुत ही फंटास्टिक ऑफर चल रही है, वैलिड टिल 15th ऑफ नवंबर सर, है ना। अभी आप 9 मंथ्स का सब्सक्रिप्शन लोगे तो 2 महीना फ्री है, 12 का 3, 18 पे 6 मंथ्स और 24 पे तो आपको अश्योरेंस मिलता है। ये अश्योरेंस ये है कि अगर आपकी एग्जाम क्लियर नहीं हुई तो आपको 1 साल और एक्सटेंड करके दे देंगे सर, ठीक है ना। सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आप ये कोड यूज करिए या ये कॉन्टैक्ट नंबर के ऊपर कॉल कर सकते हो। जरूर से इसके अंदर पूछिएगा, कोई भी क्वेरी होगी। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप 1 साल का सब्सक्रिप्शन लीजिए, कॉम्बो सब्सक्रिप्शन, तो आपको काफी फायदा होगा। हमारी नई बैचेस शुरू हो रही है, अल्टीमेट बैच, हमारे यहाँ सीसेट की एक नई बैच लॉन्च की गई है, आप इसके लिए भी यूज कर सकते हो। हमारे यहाँ पे कॉम्बेट होता है जो एवरी संडे था, इस बार 13 तारीख को खत्म हुआ है, आप इसमें भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी आपको ईएमआई फैसिलिटी अवेलेबल है, यू कैन यूज दिस कोड पीएन लाइव एज वेल फॉर दी क्लासेस एज वेल सर। खैर, तो ये तो शुरुआत थी जहां से आपको एक आइडिया लगता है कि कैसे डेवलपमेंट हुआ। अब आगे चलते हैं
और समझने की कोशिश करते हैं कि ये जो हेटेरोडॉक्स सेक्ट है इनका विकास कैसे हुआ। अब देखिए कि भारत के अंदर 6th सेंचुरी BC को सेकंड अर्बनाइजेशन भी कहते हैं सर, ठीक है ना। ये जो 16 महाजनपदों का निर्माण हो रहा था, इसी को ही बेसिकली काफी इतिहासकारों के अंदर हमको ये पता चलता है सेकंड अर्बनाइजेशन की कहानी भी जोड़ी गई है। सेकंड अर्बनाइजेशन का मतलब क्या है कि जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, इसको हम लोग फर्स्ट अर्बनाइजेशन कहते हैं। जैसे ये है ना इंडस वैली सिविलाइजेशन, दिस पीरियड इज नोन एज द फर्स्ट अर्बनाइजेशन, इसको सेकंड अर्बनाइजेशन कहते हैं। ये सेकंड अर्बनाइजेशन के कंटेम्प्रेरी पीरियड के अंदर बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। बुद्धिज्म जैनिज्म अकेली नहीं थी, इस पीरियड में 60 से ज्यादा 60+ सेक्ट्स के बारे में हमको जानकारी मिलती। कितनी? अराउंड 60 के आसपास हमको संप्रदायों की जानकारी मिलती है। ये दर्शाता है कि इसमें से बौद्ध और जैन दर्शन बहुत ही पॉपुलर हुआ, बाकी सारे उतने पॉपुलर नहीं हो पाए सर, ठीक है ना, समझे। तो हमको इसके अंदर से आइडिया रखना चाहिए कि कैसे डेवलपमेंट हुआ है। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर वी विल फाइंड कि एक तो आयरन का विकास इस पीरियड के अंदर होता है और उसको लेके अलग अलग इतिहासकारों के अलग अलग ओपिनियन भी है। 16 महाजनपद भी इसी पीरियड के अंदर निकल के आए और बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट निकल के आए। इसमें आजीविकास आए, चार्वाक जैसे आपको थिंकर देखने को मिलेंगे, बुद्ध आपको देखने को मिल जाएंगे, मैंने अभी आपको बताया। बुद्ध के साथ साथ हमको महावीर जैसे थिंकर भी हमको देखने को मिलते हैं। तो इन सबका कंट्रीब्यूशन जो दर्शन था, हमको इसके इर्द गिर्द भी बातें पता होनी चाहिए सर, ठीक है। सो विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ बुद्धा एंड महावीर, विल ट्राई टू सी कि इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहता है इस पीरियड के समय पे। अब हमेशा याद रखिएगा कि आयरन का जो विकास है वो करीबन 1000 BC के पास होना शुरू हुआ, लेटर वैदिक पीरियड के अंदर। और इसी पीरियड के अंदर वी विल सी कि देयर इज अ माइग्रेशन ऑफ द आर्यन कम्युनिटीज फ्रॉम द रीजन्स ऑफ द इंडस, मतलब जो सप्त सिंधु वाला रीजन था वहां से माइग्रेट होके आज के गंगा यमुना वाले रीजन में आते हैं, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में जब आयरन का डेवलपमेंट हुआ तो वी विल सी कि यहाँ पे एग्रीकल्चर का भी डेवलपमेंट काफी अच्छी तरह से होता है, अलग अलग प्रकार की क्राफ्ट प्रोडक्शन भी होती है और उसी से ही अर्बनाइजेशन होने की शुरुआत हुई सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तो एक तरह से हमको पता चलता है कि भारत के अंदर आयरन बिकेम अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल थ्रू विच बाय 600 BC द इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस विल टेक प्लेस, है ना। देखिए लोहे ने बहुत सारी चीजों का विकास किया है। लोहे से जंगल तो साफ हुए, लोहे से वेपन्स भी बने, राजाओं के साम्राज्य भी बने, राजाओं की सेना भी बड़ी हुई सर, ठीक है। लोहे से एक सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट आपको देखने को मिलती है वो ये है कि लोहे के कारण सामाजिक बदलाव भी हुए, क्योंकि यूज ऑफ मेटल और आयरन लेड टू अ ग्रुप ऑफ पीपल हु आर इन्वॉल्व इनटू आयरन स्मिथिंग। आयरन स्मिथिंग का मतलब क्या है कि जो लोहे की साथ जुड़े हुए हैं सर, लोहार कम्युनिटी, आयरन स्मिथ कहते हैं इनको सर, ठीक है। तो ये जो लोहार कम्युनिटी है जो आयरन स्मिथ के साथ जुड़ी हुई है, उनका भी ग्रोथ हुआ। बहुत सारे लोग लोहे का व्यापार कर रहे हैं, अलग अलग मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन कर रहे हैं। तो इन सब के विकास के कारण, बिकॉज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ ऑल द क्लासेस ऑफ पीपल, ऑल इट लेड टू अ कंडीशन वेयर वी विल सी के मोर एंड मोर बहुत सारे अलग अलग प्रकार के भांति भांति के लोग हमको देखने को मिलेंगे, जो इनफैक्ट ना कम्युनिटी सेंट्रिक उभर के आएंगे। और होता क्या है कि लेटर वैदिक पीरियड के समय पे जो वर्ण सिस्टम हुई थी उसमें काफी सारी रिजिडिटी मिल जाती है सर, ठीक है ना, समझे। सो व्हाट इज हैपनिंग कि ड्यूरिंग दिस पीरियड कि सामाजिक रूप से काफी सारी ऑर्थोडॉक्सी भी थी, कुछ कुछ बिलीफ सिस्टम को लेकर सवाल थे। और इस पीरियड के समय पे वी विल फाइंड कि काफी सारे एक ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम निकल के आई। ये ऑल्टरनेट बिलीफ सिस्टम क्यों आती है? क्योंकि भारत के अंदर 600 BC के समय पे उपनिषद लिखने की शुरुआत हुई थी और ये जितने भी उपनिषद थे, उपनिषद प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द स्प्रेडिंग ऑफ द बिलीफ सिस्टम एज वेल सर, ठीक है ना। क्योंकि उपनिषद ने क्या किया कि लोगों को सवाल करना सिखाया। उपनिषद में होता क्या था सर, ठीक है। उपनिषद में गुरु शिष्य के बीच में चर्चा होती थी और गुरु शिष्यों के बीच में जब चर्चा होती थी तो शिष्य गुरु को जीवन के अलग अलग दर्शन के बारे में पूछा करते थे और ये दर्शन के बेसिस के ऊपर से वी विल सी कि जो चर्चा हुई उसमें काफी सारी नई तार्किकता की बातें होती है। तो जो एक्सटर्नल फॉर्म ऑफ वर्शिप है, मतलब जिसे हम लोग बिलीफ सिस्टम के रूप में आज की तारीख में मानते हैं कि एक प्रकार की परंपरागत वर्शिप सिस्टम की हमको जो डेवलपमेंट मिलते हैं सर, ठीक है, उसकी जगह एक ऑल्टरनेटिव बिलीफ सिस्टम भी निकल के आई सर, है ना। तो बुद्धिज्म, जैनिज्म या हेटेरोडॉक्स सेक्ट का विकास बेसिकली इसी के साथ जुड़ा हुआ है सर, समझे। तो लोहे का विकास बहुत जरूरी है समझना सर, ठीक है ना। अब थोड़ी बहुत चर्चा हम लोग आयरन के साथ देखते हैं कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन, ओके। अब आयरन के ऊपर से वी विल सी कि नॉर्मली ये कहा जाता है कि आयरन का यूज होने की शुरुआत हुई और जब हम लोग आयरन का यूज को ओवरऑल समझने की कोशिश करते हैं
तो हमको ये पता चलता है कि मल्टीपर्पज यूज होता है सर, है ना। तो एक वेपन्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देखने को मिलेगा सर, है ना। इसके हथियार बनते हैं, रथ बनते हैं, राजाओं के साम्राज्य के अंदर लोहे का उपयोग होगा, राइट सर, ठीक है। दूसरा आयरन की बात करेंगे तो हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि आयरन की टूल्स बनते हैं अलग अलग प्रकार के सर, है ना। ये टूल्स बेसिकली आप देखोगे खेत को साफ करने के लिए, जंगलों को साफ करने के लिए, अलग अलग वस्तुओं को बनाने के लिए भी होगा सर, ठीक है ना। So we will find कि weapons and the tools will be made. Different types of weapons and the tools will be made. So all these different types of weapons and the tools that were made using the iron actually led to the clearing of the forest area, sir. ठीक है ना। तो होता क्या है कि जो जंगल का विस्तार है, जो फॉरेस्ट का एरिया है सर, ठीक है ना, उसको बेसिकली साफ कराया जाता है सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। और ये जो जंगल के विस्तार को, फॉरेस्ट के एरियाज को जो क्लियर कराया गया, दिस लेड टू द इमर्जेंस ऑफ द एग्रीकल्चर सेटलमेंट्स, है ना सब, कि आप जंगल को साफ करते हो, वहां पे लोगों को सेटल करोगे। ये सेटलमेंट्स बेसिकली अल्टीमेटली अगर आप समझने की कोशिश करोगे तो एग्रीकल्चर के साथ जुड़े होंगे, कुछ कुछ लोग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर अपने आप को जोड़ेंगे सर, ठीक है। और ये सब पॉइंट्स के बेसिस में ध्यान रखते हुए वी विल सी कि इट विल लीड टू अ कंडीशन वेयर द इकोनॉमिक एक्टिविटीज विल प्रोपेल, है ना। तो आपके यहाँ पे जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उसमें डाइवर्सिफिकेशन होगा सर, है ना। तो आर्थिक रूप से जब डाइवर्सिफिकेशन होता है तो इसी बेसिस के रूप में वी विल सी कि एक ग्रुप ऑफ ऑथर्स का मानना है कि इसके कारण सेकेंड अर्बनाइजेशन हुआ। ये इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन बेसिकली वी विल सी कि सोसाइटी को भी अफेक्ट करेगा, और सोसाइटी के अंदर बहुत सारे एक न्यू क्लासेस इमर्ज हो गया है। न्यू क्लासेस का मतलब है कि एक ऐसा वर्ग निकल के आया जो इकोनॉमी के अंदर जुड़ा हुआ था, जो ट्रेडिंग के अंदर जुड़ा हुआ था, जो बिजनेस के अंदर जुड़ा हुआ था, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर जुड़ा हुआ था सर, है ना, जो लॉजिस्टिक के अंदर जुड़ा हुआ था सर, ठीक है, जो बैंकिंग के अंदर जुड़ा हुआ था। तो आप सोचिए कि कितने सारे संप्रदाय आपको मिलेंगे सर, ठीक है। तो ये जितने भी वर्ग है, जो जितने भी क्लासेस आपको यहाँ से देखने को मिलते रहते हैं, इन सब का विकास हुआ। अब इन सब क्लासेस के विकास के बाद एक सिचुएशन ऐसी आई कि किसी ने कहा कि लोहा ना होता तो अल्टीमेटली भारतीय समाज एकदम पिछड़ा का पिछड़ा रह जाता सर, ठीक है। तो तमिलनाडु बोर्ड की बुक में वी विल सी कि आयरन को लेके 3-4 स्कॉलर्स के ओपिनियन दिए गए हैं सर, ठीक है ना, समझे। ये ओपिनियन के अंदर डीडी कोसंबी, जो बेसिकली बहुत ही फेमस मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन है, उनकी ओपिनियन दिए गए हैं। उनका मानना है कि आयरन और जो उस पीरियड के अंदर बिहार और मगध वाले रीजन के मिलती है, और खास करके मगध को उसकी मोनोपोली मिलती है, इसके कारण मगध वाले रीजन के अंदर काफी विकास हो गया सर, ठीक है। आपको पता होगा कि भारत में 16 महाजनपद थे। ये 16 महाजनपद के अंदर जब हम लोग मगध की बात करते हैं तो मगध बिकेम द नंबर 1 महाजनपद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, है ना। कि 16 महाजनपद आपको यहाँ पे अश्मक मिलेगा, अवंती, छेदी, वत्स, मत्स्य, शोरसेन, यहाँ कंबोज, गांधार मिलते हैं। उसमें खाली मगध का विकास क्यों हुआ? तो एक ग्रुप ऑफ हिस्टोरियंस ने कहा कि भाई यहाँ पे बेसिकली मगध का विकास इसके लिए हुआ क्योंकि यहाँ बेसिकली आयरन का यूज होने की शुरुआत होती है सर, ठीक है ना, समझे। दूसरे आर.एस. शर्मा भी है सर, ठीक है ना, समझे। आर.एस. शर्मा साहब ने भी कहा है कि भाई आयरन एक्सिस एंड आयरन फ्लो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सपांशन ऑफ कल्टीवेशन इन द गेंजिस वैली, कि गंगा की जो वैली सिस्टम है उसमें भी आयरन का ही यूज हुआ है और आयरन के द्वारा ही विकास हुआ है सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि 2 हिस्टोरियंस आर इन फेवरिंग इन दिस पार्ट सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। तीसरा अगर आप समझने की कोशिश करिए तो एक पॉइंट ये भी बताने की कोशिश की है मक्खन लाल के द्वारा। मक्खन लाल साहब की एनसीईआरटी आती थी बाय द वे, आर.एस. शर्मा की भी एक एनसीईआरटी थी सर, ठीक है। उनका मानना है कि यहाँ आयरन एक्स का और आयरन का यूज जो है एक मिथ्या के रूप में है। क्यों? क्योंकि उनका यह मानना है कि अगर आयरन का यूज हुआ होता तो पूरा ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो जंगल है आज के गंगा यमुना वाला बेल्ट के अंदर, जहां आपको इतनी सारी पॉपुलेशन देखने को मिलती है, वो तो 16th और 17th सेंचुरी के बाद क्लियर हुआ है सर, ठीक है ना, कि 16वीं और 17वीं शताब्दी के बाद वहां पे बेसिकली जंगल को क्लियर किया गया और फिर लोग सेटल हुए सर, है ना। तो आयरन तो यूज हुआ ही नहीं है, आयरन होता तो कोई और होता सर, ठीक है। उसमें निहार रंजन रे और ए घोष करके ऑथर है, उनका मानना है कि ये जो ईस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री है जहां पे गंगा यमुना बेल्ट है, वहां पे हो सकता है कि अग्नि के द्वारा, है ना, बाय फायर दी ईस्टर्न इंडिया को थोड़ा बहुत वहां के जो फॉरेस्ट एरियाज थे उसको साफ किए होंगे, एंड आफ्टर क्लियरिंग द फॉरेस्ट एरियाज द आर्यंस माइट हैव सेटल्ड सर, ठीक है ना, समझे। तो मोटे मोटे तौर के ऊपर ये महाजनपद से जनपदों का जो निर्माण हुआ, या जनपदों का महाजनपद के अंदर से जो बेसिकली जो निर्माण जिस तरह से होता है, उसमें आयरन ने बहुत रोल प्ले किया है।
ये आयरन ने नए वर्गों को डेवलप किया सर, है ना। ये नया जो वर्ग था, न्यू क्लासेस था, इसको सोसाइटी के अंदर जो हायरार्की निकल के आई थी, ये हायरार्की के अंदर उसको एक सवाल उठता था सर, ठीक है। ये हायरार्की कौन सी थी? ये वर्ण हायरार्की हुआ करती थी। तो ये जो नया वर्ग था ये कहता था कि हम क्यों ये वर्ग को माने, वाई शुड वी फॉलो दिस वर्ण सिस्टम, है ना। तो तमिलनाडु की बुक के अंदर इसको काफी इलोबरेट करके लिखा गया है कि ये जो वर्ण हायरार्की है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जिसके अंदर बेसिकली एक प्रकार की वर्ण रिजिडिटी भी आपको देखने को मिलती है, वाई शुड वी फॉलो दैट, है ना। तो एक एक वर्ग था जो ये कह रहा है इकोनॉमिकली कि भाई वाई शुड वी, क्योंकि हम तो इकोनॉमिकली अच्छे हुए हैं, लोहे का व्यापार कर रहे हैं, लोहे की वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, एग्रीकल्चर वस्तुओं का व्यापार कर रहे हैं, क्योंकि सरप्लस कोई भी एक चीज का बनता है तो ट्रेड एंड कॉमर्स होगा ही उससे, है ना। वस्तुओं का जब सरप्लस बनेगा तो वहां से ट्रेड एंड कॉमर्स भी बनता है सर। तो इन परिस्थितियों के अंदर हमको ये पता चलता है कि काफी सारे लोग थे जिन्होंने बौद्धिक रूप से सवाल करने की शुरुआत की सर, है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये जो सवाल था उसको लेके काफी सारे लोग ये कहते हैं कि एक प्रकार का विद्रोह किया गया है। ये विद्रोह मोटे मोटे तौर के ऊपर इंटेलेक्चुअल विद्रोह के रूप में था। इंटेलेक्चुअल विद्रोह का मतलब क्या है कि बौद्धिकता के दृष्टिकोण से लोगों का एक वर्ग निकल के आया जिन्होंने कहा कि हमको वैदिक समाज, वैदिक धर्म, वैदिक रीत रिवाज, वैदिक परंपरा की जो आधार है उसमें हमारी मान्यता थोड़ी कम है सर, ठीक है। सो देर इज अ सेक्शन ऑफ पीपल हु से that we do not want to believe into the Vedic ideas and the ideals of the Vedic religion as well. We do not want to believe into the Vedic rituals, सर, कि वहां जिस प्रकार के कर्मकांड हो रहे हम नहीं मानते। एक वर्ग है सर, ठीक है। जैसे समाज के अंदर आपको अलग अलग प्रकार के सेक्शंस मिलते हैं, ये सेक्शंस के अंदर अलग अलग लोग होते हैं जहां लोग अपने अपनी ओपिनियंस रखते हैं सर, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी आपको ये वर्ग देखने को मिलेगा जहां ओपिनियंस की आपको बातें देखने को मिलती रहती है सर, ठीक है। तो हुआ क्या कि काफी सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। अब ये शब्द है हेटेरोडॉक्स, समझ में आता है कि नहीं आता? एक होता है ऑर्थोडॉक्स, ऑर्थोडॉक्स जो परंपरा में मानता है, जो वैदिक सभ्यता के आधारित था सर, ठीक है। दूसरे ऐसे संप्रदाय थे जो परंपरा में नहीं मानते थे। कौन सी परंपरा में? वैदिक परंपराओं में नहीं मानते, वैदिक धर्म में नहीं मानते, वैदिक संस्कार में नहीं मानते थे सर, ठीक है। तो खैर इस बेसिस के रूप में हेटेरोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हुआ। इनके टीचिंग्स के अंदर से ये एक्सप्लिसिटली कभी कभी कहते थे कि हम ये जो वैदिक पर्सपेक्टिव है इसको नहीं मानते, वी वांट टू गिव एन ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू सर, समझे आप लोग, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में ये जो इंटेलेक्चुअल थिंकर्स थे ये अलग अलग प्रकार के एक ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू देने की कोशिश कर रहे हैं। ये ऑल्टरनेट पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब ये था कि दे आर ट्राइंग टू गिव अ न्यू आइडिया सर, है ना। अब ऐसा क्यों था सर? क्योंकि आप देखिए कि वैदिक समाज के अंदर रीति रिवाज आ गया था, वैदिक समाज के अंदर रिचुअल्स बहुत बढ़ गए थे। ये रिचुअल्स के अंदर की हम लोग जब बातें देखते हैं तो हमको ये भी समझ में आ रहा था कि जो पूरी सामाजिक रचना हुई थी वैदिक सोसाइटी के अंदर, वहां से हमको ये भी एविडेंसेस मिल रहे हैं कि वहां एक प्रकार की रिजिडिटी भी आ गई थी सर, ठीक है। तो देयर वर मेनी प्लेसेस जहां लोग काफी डिसइल्यूजन थे। डिसइल्यूजन का मतलब ये था कि हमको ये ठीक नहीं लग रहा है सर, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो दिस इज हाउ यू विल फाइंड कि जो नए रिलीजियस सेक्ट थे उसकी तरफ लोग जाते हैं। अर्बनाइजेशन हो रहा था, व्यापारियों का वर्ग निकल के आया था, बैंकर्स निकल के आए थे। ये बैंकर्स को सेठी कहा जाता था उस पीरियड में। ये जो बैंकर्स थे, व्यापारी थे, इन लोगों की अपनी सोशल मोबिलिटी हाई करने की कोशिश कर रहे थे, क्योंकि हुआ क्या कि इकोनॉमिकली तो ये काफी आगे आ गए सर, ठीक है ना। इकोनॉमिकली द बैंकिंग क्लास बिकेम वेरी रिच एज वेल सर, ठीक है ना, समझे। बट देन यू विल फाइंड कि इनका जो सोशल स्टेटस है वो सोशल स्टेटस तो हाई नहीं जा रहा है सर। आप खाली और खाली आर्थिक रूप से मजबूत हुए पर आप सामाजिक रूप से तो वैसे के वैसे हो सर, ठीक है ना, समझे। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि जैसे क्षत्रिय है, क्षत्रिय का मानना था कि जो आश्रम प्रथा है, ये आश्रम प्रथा में हमको ज्यादा तवज्जो नहीं दी गई है सर, ठीक है ना। जैसे वैश्यस थे, वैश्यस का मानना था कि भाई हम सोशली उतने आगे नहीं आ पा रहे हैं, फाइनेंशियली तो हम लोग आगे आगे हैं, पैसा कमाया है, संपत्ति कमाया है सर, ठीक है। शूद्रस की दशा देखिए सर, ठीक है। तो शूद्रस की दशा और भी खराब हुआ करती थी सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको क्या देखने को मिलता है कि करीबन 600 बीसी के आसपास भारत के अंदर एक ऐसा वर्ग निकल के आया। ये वर्ग को हम लोग बेसिकली एस्थेटिक वॉन्डरर्स के रूप में पहचानते हैं और टीचर्स के रूप में पहचानते हैं। इनके लिए एक शब्द यूज होता है जिसे हम लोग कहते हैं श्रमणास, ठीक है। ये श्रमण लोग थे सर, है ना। ये सच्चाई की जीवन की सच्चाई ढूंढने के लिए जा रहे थे। दे वर द पीपल
who were looking to find the reality of life। और ये जो श्रमण वर्ग था जो बेसिकली 600 BC के आसपास अलग अलग जगह के ऊपर एक जगह से दूसरी जगह निकल के आ रहे थे, इन्होंने अपने बिलीफ सिस्टम को एक नई दिशा दी सर, ठीक है ना। इनमें से बहुत सारे हमको ये पता चलता है कि जो वैदिक विचारधारा थी उसको ये लोग काउंटर करते हुए अपने नए हेटेरोडॉक्स यानी कि बिन परंपरागत विचारधाराओं की तरफ समाज को लेके जाने की कोशिश करेंगे। ये कहेंगे कि हम वेदों को सीधा सीधा नहीं मानते हैं, हम यहाँ पे मटेरियलिज्म को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम यहाँ पे फेट को ज्यादा तवज्जो देते हैं, हम ये कहते हैं कि भौतिकतावाद और नियतिवाद इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है समाज के लिए सर, ठीक है, कि वैदिक परंपरा ऐसा जरूरी नहीं है कि 100% सही भी है सर, है ना। तो हुआ क्या कि काफी सारे लोग निकल के आए, काफी सारे थिंकर्स निकल के आए, काफी सारे टीचर्स निकल के आए, इन सब के द्वारा अलग अलग दर्शन दिए गए सर, है ना। तो हुआ क्या कि सोशल चेंजेस होते हैं भारत के अंदर उस पीरियड में सर, ठीक है। ये सोशल चेंजेस क्यों होते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ण हायरार्की जिस तरह से निकल के आ रही थी उसमें प्रॉब्लम आपको देखने को मिलता है सर, ठीक है। दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करिए तो हमको यह भी पता चल रहा था कि भारतीय समाज के दौरान में उस पीरियड में जो वैदिक थॉट था सर, है ना, वैदिक कल्चर जो था जिसको ऑर्थोडॉक्स कहा गया था काफी लोगों के द्वारा, क्योंकि एक वर्ग ऐसा था जिसका मानना था कि हम इसमें से बाहर निकल के आएंगे सर, ठीक है, और बाहर निकल के क्या करेंगे, हम एक हेटेरोडॉक्स व्यू देंगे, एक ऐसा व्यू देने की कोशिश करेंगे जहां वेदों के बाहर का जो ज्ञान है, एक ऑल्टरनेटिव व्यू है, उसको पेश करेंगे सर, ठीक है। तो समाज के अंदर के कुछ लोग थे जो इनके पास जाएंगे कि नहीं जाएंगे सर, है ना, ऑब्वियस है। ऊपर से अगर आप देखोगे तो ये हेटेरोडॉक्स व्यू देने वाले लोग थे, कुछ लोग मटेरियलिज्म को प्रमोट कर रहे हैं। जैसे आप देखोगे तो आपको एक दर्शन देखने को मिलेगा चार्वाक के द्वारा दिया गया सर, ठीक है। चार्वाक के दर्शन की इंपॉर्टेंस ये है कि वो मटेरियलिज्म को, भौतिकतावाद को प्रमोट करेंगे। वो कहेंगे कि देखो जीवन में मोक्ष कहाँ पे मिलेगा किसको पता है, आप उसी चीज के ऊपर बिलीव कीजिए जो आपको फिजिकली सेंस हो पाती है, ठीक है ना। तो अजीत करके एक थिंकर थे, उनके बाद हमको चार्वाक मिलेंगे और उनके द्वारा एक दर्शन दिया गया जिसे हम लोग कहते हैं लोकायतवाद का दर्शन सर, ठीक है। तो एक वर्ग ऐसा आया जिसने कहा कि भाई हम वैदिक व्यू से थोड़ा एक ऑल्टरनेट देते हैं। इनमें एक वर्ग ऐसा भी है जिसने कहा कि नहीं, हमको फेट के ऊपर से मानना चाहिए, नियति के ऊपर से मानना चाहिए, जीवन में सब कुछ लिखा हुआ है, एवरीथिंग इज रिटन इन लाइफ, एंड बिकॉज एवरीथिंग इज रिटन इन लाइफ तो अल्टीमेटली आप जो प्रयत्न कर रहे हो, आप जो कर्म कर रहे हो, आपको शायद तक उसका फल फूल ना भी मिले। The karma that you are doing, there is every possibility you will not get the rewards, you will not get the same kind of, we can say, returns। क्योंकि हम तो ये मानते हैं ना कि कर्म करे जाओ और कर्म की, है ना, कोई भी प्रकार की आशा मत रखिए सर, ठीक है ना। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चल रहा है कि बहुत सारे संप्रदाय निकल के आए। ये संप्रदायों के बारे में एक किताब के अंदर लिखा गया है। ये किताब का नाम याद रखिएगा, इट इज नेम ऑफ अ बुक कॉल्ड श्रमणफाल सूत्र सर, है ना। बुद्धिज्म में एक्चुअली ये पाली लिटरेचर का पार्ट है सर, है ना। और पाली की खासियत ये होती है कि उसमें र साइलेंट हो जाता है, सो सूत्र का सूत्र बन गया, श्रमण का समन बन गया, र साइलेंट हो गया, इसके लिए श्रमणफाल सूत्र। ये श्रमणफाल सूत्र मगध के राजा अजातशत्रु के साथ एक संवाद की बात करते हैं सर, ठीक है, जहां अजातशत्रु गौतम बुद्ध को मिलते हैं और अजातशत्रु गौतम बुद्ध को मिलने के बाद ये कहते हैं कि हे महाराज, मैं किस किस दार्शनिक को मिला था, ये दार्शनिकों ने मुझे अलग अलग प्रकार के दर्शन दिए हैं। ये किताब के अंदर अलग अलग थिंकर्स का नाम लिखा गया है। एक का नाम है पुराण कश्यप, एक का नाम है मक्काली घोषाल जिन्होंने आजीविका दर्शन दिया, एक का नाम है अजित केशंबकलीन सर, ठीक है, एक का नाम है पखुड़ा कछायाना, एक का नाम है संजय बेलथी पुत्र और एक का नाम है निर्ग्रंथनाथ पुत्र, या इन्हीं को ही हम लोग महावीर के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है। प्लीज रिमेंबर ऑल दिस 6 नेम्स। क्यों? क्योंकि दे वर ऑल कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर, दे वर कंटेम्पररी ऑफ ईच अदर। द सेकंड पॉइंट इज कि दे वर कंटेम्पररी ऑफ बुद्धा एज वेल। थर्ड पॉइंट इज दे वर कंटेम्पररी ऑफ अजातशत्रु एज वेल। अजातशत्रु यूज्ड टू बी द किंग ऑफ मगध एट दैट टाइम, सो प्लीज रिमेंबर दिस नेम्स। इसके ऊपर से आपको सवाल आ सकता है सर, ठीक है।
ये सबके सब बेसिकली श्रमण हुआ करते थे। ये श्रमणों ने अपने तीर्थंकरों के रूप में या अपने संप्रदायों के रूप में अलग अलग प्रकार की इनफैक्ट संघों की स्थापना की थी। ये जितने भी संघ थे इन सब के टीचर्स अजातशत्रु के पास गए। अजातशत्रु जो उस पीरियड में मगध का राजा था, हर्यक का डायनेस्टी का राजा था, इन सब के साथ संवाद करता है और आखिर में अजातशत्रु बुद्ध को जाके मिलता है और क्या कहता है कि महाराज मैं आपसे मिला उसके पहले मैंने इन सब लोगों के साथ डिस्कशन की थी। ये सब लोगों ने मुझे अलग अलग प्रकार की थियोरीज बताई कि जीवन में लाइफ क्या होती है, लाइफ के बाद होता क्या है, लाइफ के पहले क्या होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। एंड वी विल फाइंड कि इन सबको गणचर्यो कहा गया, इन सबको गणचर्यो कहा गया, इनको होमलेस वंडरर्स के रूप में कहा गया। ये होमलेस वंडरर्स को ही हम लोग संस्कृत में कहते हैं श्रमण। अब मैं आपको ये कीवर्ड्स क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगर आप यूपीएससी की प्रीवियस के क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे तो आपको ये जो श्रमण टाइप ऑफ वर्ड्स है आपको बहुत बार देखने को मिलेंगे सर, ठीक है। सो इफ यू पिक अप दिस यूपीएससी का कोई भी प्रीवियस का पेपर उठा के देख लोगे तो आपको ये जो श्रमण शब्द के बारे में मैंने बताया है वो आपको बहुत बार देखने को मिलता रहता है सर। खैर, सो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि अजातशत्रु ने बुद्ध के साथ संवाद की और आखिर में बुद्ध को उसने बताया कि देखो मैं तो आपकी जो विचार है उसी में ही मानता हूं, पर मुझे बाकी सारे लोगों के साथ संवाद करने में काफी मजा भी आई सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि जब बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हो रहा था तो इस पीरियड में बहुत सारे हेटेरोडॉक्स सेक्ट का डेवलपमेंट हो रहा था। ये सेक्ट्स के अंदर मैंने आपको बताया कि टोटल 60 से अधिक सेक्ट, 60 से अधिक संप्रदायों का मेंशन किया गया है। उसमें से 6 प्रमुख या 7 प्रमुख सेक्ट है जिनको एक बुद्धिज्म की किताब है जिसका नाम है श्रमणफाल सूत्र। ये श्रमणफाल सूत्र के अंदर मेंशन किया गया है। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि यहां से यूपीएससी अपना सवाल पूछेगा कि श्रमणफाल सूत्र किसका पार्ट है। इट इज पार्ट ऑफ द सूत्र पिटक। सूत्र पिटक इज पार्ट ऑफ बुद्धिज्म ओनली सर, ठीक है। इसमें अजातशत्रु और बुद्धिस्ट जो बुधा है इनके बीच में डिस्कशंस है, तो ये भी आपके लिए एक सवाल बनता है कि there is a discourse between Ajatashatru and Buddha in the book called the Shramanafal Sutra. So this are how you are supposed to understand the Tamil Nadu course books, ठीक है। आप बुक को बुक के हिसाब से मत देखिए, आप खाली देखिए कि यहाँ सवाल क्या बन सकता है सर। खैर, बात आगे चलती है। इसमें बहुत सारे संप्रदायों की बात की गई है, एक एक करके संप्रदायों के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ते हैं कि किन किन का नाम लिखा गया है सर, ठीक है। अब जैसे एक थिंकर का नाम लिखा गया है जिनका नाम है पुराण कश्यप सर, ठीक है ना। एक थिंकर का नाम लिखा गया है जिनका नाम है पुराण कश्यप। और पुराण कश्यप की कहानी क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। पुराण कश्यप का मानना है कि दैट एक्शन डू नॉट हैव एनी काइंड ऑफ मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ लाइफ सर, ठीक है। आपकी जो कार्य है वो आपके जीवन के ऊपर कोई भी सकारात्मक या नकारात्मक असर ही नहीं करते हैं। सामान्य रूप से हम ये कर्म सिद्धांत के साथ मानते हैं सर, है ना। हम कहते हैं कि अच्छे कर्म करो तो अच्छी रिवॉर्ड मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी रिवॉर्ड मिलेगी, मतलब पनिशमेंट मिलेगी, राइट और रॉन्ग सर, ठीक है। एज ए ह्यूमन हमारे दिमाग के अंदर एक प्रकार का एक थॉट ये चलता रहता है जहां हम कंटिन्यूअसली ये मानते हैं और ये बिलीव रखते हैं कि भाई अच्छे कर्म करो तो अच्छी रिवॉर्ड मिलेगी, बुरे कर्म करोगे तो बुरी मिलेगी। पुराण कश्यप मना करते हैं, वो कहते हैं कि नो एविल इज कॉज्ड बाय टॉर्चर। किसने कहा कि टॉर्चर से एविल होता है सर, ठीक है ना, हर्टिंग एंड किलिंग अदर्स, ओके ना, गेटिंग माय पॉइंट। वो कहते हैं कि सच्चाई बोलने से भी आपको मोक्ष मिलेगा, ऐसा किसने कहा है। ये तो बात तो सही है सर, ठीक है ना, समझे कि भाई हम ये मानते हैं कि भाई बुरा करने से हमको गलत पनिशमेंट मिलेगी जीवन के अंदर, ऐसा कुछ नहीं होता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। तो उनका मानना है कि एवरीथिंग इन द लाइफ कैन नॉट बी चेंज्ड बाय द एक्शन बिकॉज इट इज प्री डिटरमाइंड, है ना। तो नॉन एक्शन इज द वे आउट ऑफ लाइफ, है ना। आप कोई भी प्रकार की एक्शन करोगे आपको कोई रिवॉर्ड मिलेगा, सच्चाई बोलने में कोई पनिशमेंट नहीं देगा, ऐसा कुछ नहीं है सर, ठीक है। तो पुराण कश्यप ने बेसिकली कर्म का जो सिद्धांत है उसको एक तरह से निगेट किया है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये बुद्ध के कंटेम्पररी थे बाय द वे। अब इनको फिर ज्यादा नहीं स्वीकारा, उसके पीछे का कारण आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। दूसरे आपको पखुड़ा कच्छयान देखने को मिलेंगे सर, है ना। पखुड़ा की कहानी क्या है सर, है ना। पखुड़ा का मानना है कि द वर्ल्ड वॉज मेड आउट ऑफ 7 सब्सटेंसेस, 7 तत्वों से हमारा वर्ल्ड बना हुआ है। दैट वर अनमेड, इरेड्यूसिबल, अनक्रिएटेड, barren, stable as a mountain peak, standing firm like a pillar,
to that do not alter, do not change, do not interfere with one another, and are capable of causing one another pleasure, पेन, और बोथ प्लेजर एंड पेन सर, ठीक है ना, समझे। तो आप समझने की कोशिश करिए, इनका मानना है कि जीवन में अलग अलग प्रकार की जो भी वस्तुएं हैं, ये जो पूरा संसार है अलग अलग वस्तुओं से बना हुआ है, और ये बना हुआ है अलग अलग 7 तत्वों से, है ना। तो इन्होंने कहा है कि देवर सेवन सब्सटेंसेस, ठीक है। ये 7 सब्सटेंसेस के अंदर इन्होंने ये बताने की कोशिश की है कि ये पहाड़ की तरह रहते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरफियर भी नहीं करते हैं सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में अगर इंटरफियर नहीं कर सकते हैं तो कैसे आप ये बेसिकली आपको हर्ट करेंगे। तो दे आर इनकेपेबल ऑफ कॉजिंग पेन। हम कहते हैं कि हमारा कर्म अच्छा नहीं रहा, हमारे एक्शंस अच्छे नहीं रहे, इसके लिए हम लोगों को पेन आ रहा है। ये कह रहे हैं कि भाई देखो ऐसा कोई पेन वेन नहीं होता है सर, ठीक है ना, समझे। तो पखुड़ा कछयान ने क्या कहा कि देखो शरीर, आत्मा, जीवन, ये सब प्रकार की चीजें नहीं है, ये संसार है 7 तत्वों से बना, ये एटर्नल रहता है, इसको एटर्नलिज्म कहते हैं सर, ठीक है ना। इसको अंग्रेजी के अंदर मैं लिख देता हूँ, शायद तक आपको काम में आएगा। दिस इज कॉल्ड एस एटर्नलिज्म, है ना। ये एक ऐसी विचारधारा है जो पखुड़ा कछयान के द्वारा दिया गया था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। ये अमोरलिज्म कहते हैं। अमोरलिज्म का मतलब क्या है कि इनका ये मानना है कि नैतिकता की नाम की चीज नहीं है सर, ठीक है ना। मॉरल वे के रूप में आप जीवन जियोगे तो कुछ नहीं फर्क पड़ेगा सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। इन्हीं में एक हुआ करते थे एक अजीत सर, ठीक है ना, समझे। सो वी विल फाइंड कि अजीत मटेरियलिज्म में मानते हैं, भौतिकतावाद में मानते हैं सर, ठीक है। अब नॉर्मली हम लोग क्या मानते हैं कि मृत्यु के बाद शरीर जो है वो वैसा का वैसा रहेगा, आत्मा हमारी जो है वो मोक्ष प्राप्ति कर देगी, आत्मा हमारा शरीर छोड़ देगी, अवर सोल eventually will leave the body and that will lead to the life of another life after death सर, ठीक है। अजीत का क्या मानना है कि देखो भाई एक ही जीवन है सर, ठीक है, और एक ही जीवन है तो इस बेसिस के रूप में देयर इज नो लाइफ आफ्टर डेथ सर। उनका मानना है कि हमारा जो शरीर है ये 4 तत्वों से बना हुआ है सर, ठीक है, अग्नि, वायु और जल और आसमान सर, ठीक है, साथ साथ सेंस भी लिख सकते हो सर। और इनका मानना है कि ये चारों के चारों तत्व जो है ये शरीर के मृत्यु के बाद आफ्टर योर डेथ ये आकाश में चले जाते हैं सर, ठीक है। और आकाश में जाने के बाद ये कभी वापिस नहीं आते हैं सर, ठीक है। तो बिकॉज ये वापिस नहीं आते तो हमारा पुनर्जन्म नहीं होता है, तो एक ही जन्म है, हम भौतिकतावादी है, हमारी शरीर अलग अलग तत्वों से बनी है, ये सब मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है, ये टेंजिबल एलिमेंट्स है, एंड बिकॉज ये टेंजिबल एलिमेंट्स है, ये मटेरियलिस्टिक एलिमेंट्स है, तो इन बेसिस के रूप में विल फाइंड कि अजीत ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप यहाँ पे एक्सटर्नलिटीज में मत जाओ, आपकी यहाँ पे जो प्रेजेंट वर्ल्ड है इसके ऊपर फोकस करिए सर, ठीक है। प्रेजेंट वर्ल्ड का मतलब क्या है दोस्तों सर, है ना, अभी जीवन के अंदर, अभी संसार में क्या चीजें जरूरी है हमारे लिए। क्या होता है कि कभी कभी हम ये सोचते हैं कि बाहर, है ना, इसके बाद ये करूंगा, इसके बाद ये करूंगा, वो नहीं कहा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो ये कहते हैं कि विथ डेथ एवरीथिंग इज एनिहिलेटेड, मृत्यु के साथ हर एक चीज का अंत हो जाता है। अगर मृत्यु के साथ हर एक चीज का अंत हो जाता है तो व्हाट इज द पॉइंट ऑफ एक्चुअली क्रीबिंग ओवर सर्टेन थिंग्स। तो अभी जो है उसी में ही जियो, है ना। तो ग्रीवम प्रिवत सुखम जीवत सर, है ना, तो घी भी पियो, थोड़ा सुखी जीवन जियो सर, ठीक है। हैशटैग योलो कभी लोग नहीं कहते सर, है ना, कि एक ही जीवन है सर, है ना, मौज करके जिएंगे सर। खैर, तो ऐसे बहुत सारे थिंकर्स थे जिनके साथ अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में डिस्कशन हो रही है कि अजातशत्रु बुद्ध को पूछ रहे हैं कि महाराज में इनको मिला था, महाराज में इनको मिला था, महाराज में इनको मिला था सर, ठीक है। इसी डिस्कशन में एक नाम आया जिनका नाम था मक्काली घोषाल। इसी डिस्कशन में एक नाम आया जिनका नाम था मक्काली घोषाल। और फिर अजातशत्रु और बुद्ध के बीच में चर्चा हुई। ये चर्चा में बातें होते होते डिस्कशन ये हुआ कि ये कौन थे, है ना। तो फिर उसके बाद हमको पता चलता है कि मक्काली घोषाल एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने एक फिलॉसफी दी थी जिसे हम लोग कहते हैं नियतिवाद की फिलॉसफी। नियतिवाद का मतलब क्या है कि ये फेट की बात करते हैं, ही टॉक्स अबाउट द फेट, फेटलिज्म की बात करते हैं। ये कहते हैं कि नसीब में होगा तो मिलेगा, नसीब में होगा तो आगे चलेंगे, नसीब में होगा तो पीछे चलेंगे सर, ठीक है। सो व्हेनेवर द होल फिलॉसफी ऑफ लाइफ इज बेस्ड ऑन द फेट, तो उस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि ये मक्काली घोषाल का दर्शन आपको मिलेगा सर, ठीक है ना, समझे। तो वी विल फाइंड कि मक्काली घोषाल की जो फिलॉसफी है इसी को ही हमको ये पता चलता है कि आजीविका के रूप में पहचानते हैं सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि इनके फाउंडर जो थे वो मक्काली घोषाल नहीं थे,
इनके फाउंडर का नाम है नंदा वाचा सर, ठीक है ना, ये नाम याद रखेगा, कभी कभी आपको पूछा जा सकता है सर, ठीक है। नंदा वाचा वॉज द फाउंडर ऑफ द आजीविकास। Over a period of time, the Ajivika sect was carried out by Kisa Samika, sir. ठीक है ना, Kisa Samika was also one of the followers of the Ajivikas. And over a period of time, Makali Gosal became the guru or the leader of the Ajivika sect, sir. ठीक है ना, getting my point, okay. ऐसा कहते हैं कि इनके समय पे ही आजीविका संप्रदाय की सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी बढ़ती है। ये इतने पॉपुलर हो गए थे कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको थोड़ी जानकारी होगी इतिहास में, तो वी विल कम टू नो अबाउट द दर्शन ऑफ बिंदुसार। बिंदुसार करके एक राजा था जो अशोक का फादर हुआ करता था। ही कन्वर्टेड टू आजीविका, है ना, आजीविका संप्रदाय के अंदर बिंदुसार ने खुद कन्वर्ट कर दिया था। ऐसे हमारे पास हिस्टोरिकल सोर्सेज और एविडेंसेस है सर, ठीक है। सो हुआ क्या कि आजीविका संप्रदाय के अंदर मकाली घोषाल बेसिकली ज्वाइन करते हैं। ये मकाली घोषाल वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाउंडर्स एंड लीडर्स ऑफ आजीविकास के रूप में उभर के आएंगे सर, ठीक है। ये घोषाल थे जो महावीर के साथ कंटेम्पररी भी थे, ऐसे भी हमारे पास एविडेंसेस मिलते हैं सर, ठीक है ना, समझे। इनफैक्ट महावीर एंड घोषाल वर बेस्ट ऑफ फ्रेंड्स। आपको ये जान के बड़ी हैरानी होगी, हम जैनिज्म के बारे में पढ़ते हैं, हम पढ़ने भी वाले हैं आगे। जैनिज्म की इंपॉर्टेंस ये है कि जैनिज्म का जब विकास हुआ तो इसी पीरियड के समय पे वी विल सी कि महावीर का भी डेवलप, मतलब घोषाल का भी डेवलपमेंट हो रहा था, क्योंकि ये सबके सब एक दूसरे के कंटेम्पररी थे सर, आगे पीछे के टाइम पे थे। तो हुआ क्या कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम व्हेन महावीर स्टार्टेड प्रीचिंग एंड महावीर वाज लुकिंग फॉर द रियलिटी ऑफ लाइफ, तो ही मेट घोषाल फॉर अ ब्रीफ पीरियड। वो 6 साल तक साथ में भी रहे। महावीर ने 30 साल की उम्र में अपना घर छोड़ दिया था। महावीर हैड रिनाउंस्ड द वर्ल्ड एट द एज ऑफ 30 एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ऐसा कहते हैं कि करीबन 12 साल तक, मतलब अप टिल द एज ऑफ 42, महावीर विल कीप ऑन प्रीचिंग हिज आइडियाज एंड लाइफ एंड द आइडियल्स ऑफ लाइफ सर, ठीक है। तो इन बिटवीन ड्यूरिंग दिस पीरियड ही हैड मेट मकाली घोषाल फॉर 6 years, ओके। महावीर डिटर्मिनेशन में नहीं मानते, प्री डिटर्मिनेशन में नहीं मानते। महावीर कर्म का सिद्धांत ज्यादा देते हैं। मकाली घोषाल कर्म का सिद्धांत नहीं दे रहे। मकाली घोषाल कह रहे हैं कि भाई नहीं, हम तो सब नियतिवाद के अंदर मानते हैं, हम तो बेसिकली इसकी बात करते हैं। ये सब 3 नाम याद रखेगा सर, ठीक है। एक तो नंदा वाचा, दूसरे से किस्सा समीका और तीसरे से मकाली घोषाल। ये सब आजीविका के साथ जुड़े हुए हैं सर, ठीक है ना। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हमको ये पता चलता है कि उस पीरियड के समय पे महावीर और मकाली घोषाल के बीच में डिस्कशंस हुई, पर इनके बीच में डिफरेंसेस भी उभर के आए। डिफरेंसेस के कारण बहुत सारे थे, क्योंकि आइडियोलॉजिकली दोनों एक नहीं थे। वहां से घोषाल श्रावस्ती जाते हैं, वहां पे उनको कोई पॉटर वुमेन मिलती है जिसका नाम था हड़ाहर। ये हड़ाहर करके जो लेडी थी उनको और पेट्रोनेज देगी, और उसके बाद हमको ये पता चलता है कि मकाली घोषाल की संप्रदाय आगे चलती है सर, ठीक है ना, समझे। अब हमेशा याद रखेगा कि आजीविकास के बारे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आजीविकास की फीचर्स के ऊपर से आपको सवाल आ सकता है। दे कैन आस्क यू अ क्वेश्चन ऑन द फीचर्स ऑफ आजीविकास, कि भाई आजीविकास के मेन फीचर्स के बारे में चर्चा कीजिए, है ना, कि क्या क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर्स ऑफ आजीविकास। तो इसके ऊपर आपको आइडिया रहना चाहिए सर, ठीक है ना, समझे। आजीविकास बिलीव दैट द डॉक्ट्रिन ऑफ रीएनिमेशन एंड क्रिटिसाइज्ड एंड रिडिक्यूल्ड द सीवियर ऑस्टेरिटीज ऑफ द वैदिक एसेटिक्स, ओके। तो उनका मानना था कि वैदिक संप्रदाय के समय पे जो वेदों के अंदर बेसिकली जिस प्रकार के लोग जीवन जी रहे उनको उन्होंने क्रिटिसिज्म किया, क्योंकि उनका वो सेट नहीं हो रहा था सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो किताबें है सर, है ना, उसमें मकाली घोषाल को भी काफी क्रिटिसाइज किया गया है कि मकाली घोषाल इज नॉट द करेक्ट पर्सन टू गिव यू द राइट डायरेक्शन ऑफ लाइफ सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो हमको ये पता चलता है कि इस पीरियड के रूप में हमको ये भी पता चला कि मकाली घोषाल की आइडियोलॉजी के साथ सब लोग सहमत नहीं थे, बुद्धिज्म जैनिज्म में, इसकी क्रिटिसिज्म भी होती है सर, ठीक है ना। अब खासियत यह है कि आजीविकास का मानना था कि सब कुछ नियति में है सर, है ना, सब कुछ फेट के अंदर लिखा हुआ है। अगर सब कुछ फेट में लिखा गया है, नसीब के अंदर लिखा गया है, तो आपको कुछ जीवन के अंदर करने की आवश्यकता ही नहीं है, बिकॉज एवरीथिंग इज प्री डिटरमाइंड, है ना, हर एक चीज प्री डिटरमाइंड है लाइफ में, भाई सब कुछ लिखा हुआ है सर, ठीक है। अब एवरीथिंग इज डिटरमाइंड, ठीक, प्री डिटरमाइंड है सर, ठीक है, सब नियति का पार्ट है। तो क्या करोगे? तो दे नेवर यूज्ड टू वेयर द क्लॉथ्स, दे यूज्ड टू वॉक अराउंड फ्रॉम प्लेसेस टू प्लेसेस एंड जॉइन मोर एंड मोर पीपल इन देयर संग। आजीविका की खासियत आपको ये मिलेगी कि एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, लोगों से मिलते रहते थे, संवाद करते रहते थे। इंटेंशन ये था कि अधिक से अधिक लोगों को अपने संग में जोड़ते रहे सर, ठीक है।
तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि आजीविका के अंदर से आपको ये भी डेवलपमेंट मिलता है सर, ठीक है। तो देवर नेकेड एसेटिक्स, मैंने आपको बताया। श्रावस्ती इनका हेडक्वार्टर्स था, क्योंकि मकाली कौशल श्रावस्ती से ही बेसिकली अपने जीवन को ज्यादातर चलाया है, और ये नियति और फेट में मानते थे सर, ठीक है ना। तो इनका मानना था कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कुड बी चेंज्ड बिकॉज एवरीथिंग वाज प्री डिटरमाइंड। हर एक चीज जो है वो प्री डिटरमाइंड है। मतलब इस तरह से अगर आप सोचेंगे तो जीवन आपका अधूरा रह जाएगा। बोले यूपीएससी में पास क्यों नहीं हो पाया, बोले तो नियति की पार्ट है सर, ठीक है। अच्छा, मैं एसएससी के एग्जाम में क्यों नहीं पास हो गया, बोले वो भी नियति का पार्ट था। अच्छा, पटवारी की परीक्षा, अरे वो भी नियति का पार्ट था। अरे मेहनत तो करो सर, कम से कम सर। खैर, सो होता क्या है कि वी विल फाइंड कि इनकी अलग अलग प्रकार की बिलीफ सिस्टम थी। इनका मानना था कि हमारा अलग अलग ट्रांस माइग्रेशन होता है, हम अलग अलग फेजिस में चलते हैं। हमारे जीवन के अंदर ये जो दुख है, हमारे जीवन के अंदर जो पेन है, वो रातों रात नहीं जाएगा सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो उनका मानना था कि हमारे जीवन के 6 अलग अलग फैक्टर्स है, गेन और लॉस, जॉय एंड सॉरो एंड लाइफ एंड डेथ सर, ठीक है। अब इस बेसिस के रूप में आजीविका दर्शन काफी पॉपुलर हुआ। अब आजीविका में इंटरेस्टिंग कहानी क्या है, मैंने अभी आपको 2 लोगों के नाम बताए, पुराण कश्यप और पखुड़ा। ये दोनों के दोनों इनिशियली अमोरलिज्म और एटर्नलिज्म की बात करेंगे। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बोथ द थिंकर्स जॉइंड आजीविकास। इन दोनों के द्वारा थोड़े समय के बाद हमको ये पता चल रहा है कि इन्होंने भी आजीविका संप्रदाय जोड़ लिया। इनके खुद के संप्रदाय उतने नहीं चल पाए, या इनके खुद के द्वारा जो विचार दिए गए थे उतने पॉपुलर नहीं हो पाए। दे बोथ डिसाइडेड कि भाई लेट अस जॉइन आजीविका, है ना, वो ठीक रहेगा हमारे लिए सर। खैर, सो हुआ क्या कि वी विल सी कि दे स्टार्टेड जॉइनिंग आजीविकास, एंड इस बेसिस के रूप में हमको पता चलता है कि मकाली घोषाल के बाद जो दूसरे संप्रदाय के लोग थे वो भी आजीविकास में आए सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। तो आजीविकास के फॉलोअर्स में पॉटर्स और बैंकर्स बहुत थे सर, है ना। बैंकर्स क्यों थे, क्योंकि पैसों के साथ उनका नसीब का खेल चलता था, है ना। लोग कहते हैं कि पैसा कमाना, पैसा अर्न करना, पैसों को उड़ाना, वो तो नसीब नसीब की बातें होती है सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में आपको आजीविका की कहानी देखने को मिलेगी सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। आजीविका ऑलमोस्ट भारत के अलग अलग रीजन्स में पॉपुलर हुआ। अब टिल तमिलनाडु तक आपको साउथ इंडिया के अंदर भी आजीविका देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट अशोक के बारे में मैंने आपको बताया कि अशोक के फादर हुआ करते थे बिंदुसार, है ना। बिंदुसार was the king belonging to the Magad and he also converted to आजीविकास। वो खुद भी आजीविकास के अंदर कन्वर्ट हो गए। तो ये दर्शाता है कि आजीविका एक संप्रदाय के रूप में कितना इन्फ्लुएंशियल रहा है इवन आफ्टर घोषाल पास्ड अवे, क्योंकि घोषाल तो 600 500 550 के आसपास के पीरियड में आपको मिलेंगे सर, ठीक है। सो वी विल फाइंड कि गुड नंबर ऑफ पीपल विल बी ज्वाइनिंग द आजीविकास, ये आपको खासियत देखने को मिलती है सर, ठीक है। तो हमको तमिलनाडु के अंदर 3 किताबें मिलेगी तमिल लिटरेचर में सर, ठीक है। अगर आप संगम पीरियड को जानते हो एंड इफ यू आर अवेयर अबाउट द संगम लिटरेचर जो पोस्ट मॉडर्न पीरियड में आता है सर, ठीक है ना, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। उसमें मनी मेघलई करके एक किताब आती है सर, है ना। मनी मेघलई इज रिटन बाय शिवा सत्यनार सर, है ना। वी विल सी कि सत्यनार के द्वारा जो लिखी गई किताब है उसमें आजीविका की बात आपको देखने को मिलेगी सर, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट, ओके। इसी के साथ साथ आपको नीलाकेशी करके एक ऑथर देखने को मिलेंगे। उनके साथ भी ये होता है कि वो भी आजीविका की तरफ जाने की कोशिश करेगी सर, ठीक है। तमिलनाडु के अंदर हमको ये भी पता चलता है कि पुरानन करके एक लीडर हुआ करते थे, और साथों साथ चोला डायनेस्टी के बारे में आपने नाम सुना होगा सर। द चोलास, द लिविंग डायनेस्टी ऑफ द रीजन ऑफ द तमिलनाडु, खास करके पुहार, उरयूर, और वहां पे ये लोग रूल करते थे। इन्होंने आजीविका के ऊपर भी टैक्स लागू किया था, क्योंकि इनका मानना था कि आजीविका का डॉक्ट्रिन जो है वो समाज को कहीं और लेके जाता है सर, ठीक है ना। तो यू कैन इमेजिन कि हाउ द आजीविका दर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। मेरा ये मानना है कि ये सब नाम के ऊपर से सवाल आएगा। मकाली घोषाल, नंदावाचा, किशा शमिका सर, ठीक है। घोषाल और महावीर एक दूसरे के कंटेम्पररी थे। ये किताब है श्रमणफाल सूत्र, जहां से सवाल आने की शक्यता आपकी हो सकती है सर, ठीक है ना, समझे। तो ये सब मेन पॉइंट आपको मिल जाते हैं जहां से हमको आइडिया रहना चाहिए। अब देखिए कि मैंने आपको बहुत सारे थिंकर्स के नाम बताए सर, ठीक है। ये थिंकर्स को एक किताब में हाईलाइट किया गया जिसका नाम है श्रमणफाल सूत्र सर, ठीक है ना। प्लीज रिमेंबर द नेम ऑफ द बुक, क्योंकि वहां से सवाल आपके आने की शक्यता है। ये जो श्रमणफाल सूत्र है, दिस इज द बुक आई एम टॉकिंग अबाउट सर, ठीक है। ये जो श्रमणफाल सूत्र है, इसमें अजातशत्रु और गौतम बुद्ध के बीच में डिस्कशन था, और उसमें अजातशत्रु ने ये सब लीडर्स का नाम दिया था। अब इसमें ये जो अजीत है ना, अजीत केशव सर, ठीक है, वी विल सी कि अजीत की स्टोरी ये है कि इन्होंने मटेरियलिज्म को प्रमोट किया था।
एंड बिकॉज अजीत प्रमोटेड मटेरियलिज्म, उन्होंने भौतिकवाद को प्रमोट किया, तो इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि वहां से एक नई दर्शन डेवलप होती है जिसे मटेरियलिज्म थॉट के साथ जोड़ा गया है, मटेरियलिस्टिक थॉट के साथ जोड़ा गया है सर, ठीक है ना, गेटिंग अपॉन। ये मटेरियलिस्टिक थॉट की जब हम लोग बात करेंगे तो वी विल कम टू नो अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज लोकायतवाद। अगर आप देख पा रहे हो यहाँ पे सर, ठीक है, वी विल कम टू नो अबाउट अ टर्म कॉल्ड एज लोकायतवाद सर, है ना। इसको थोड़ा रेड हाईलाइट कर देते हैं तो आपको ज्यादा समझ में आएगा सर, ठीक है। अब ये लोकायतवाद क्यों है, ये अजीत के दर्शन से ही निकल के आया है। ये लोकायतवाद को सबसे ज्यादा बेसिकली पॉपुलराइज किया था चार्वाक के द्वारा। चार्वाक वाज वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ द लोकायत सर, है ना। तो बृहस्पति करके एक स्कॉलर हुआ करते थे, कौन नाम था, बृहस्पति सर, ठीक है। बृहस्पति एंड फाउंडर चार्वाक, दिस आर द टू नेम्स व्हिच आर रिलेटेड टू द लोकायतवाद। लोकायतवाद का मतलब क्या है कि जो लोक आलोक प्रेजेंट वर्ल्ड में जीने की बात करते हैं सर, ठीक है। तो वी विल फाइंड कि चार्वाक, बृहस्पति, अजीत केशमकली, इन सब लोगों ने मटेरियलिज्म को ज्यादा प्रमोट किया है क्योंकि ये लोग चाहते थे कि भाई हम लोग को आलोक की बात होनी चाहिए सर, ठीक है। तो चार्वाक को फॉलो करने वाले जो भी लोग थे, इन सब ने बताने की कोशिश की कि भाई हमको स्केप्टिकल रहना चाहिए। स्केप्टिकल का मतलब क्या है कि हम जो भी ज्ञान देखते हैं वो रियल नहीं है। हमको जो भी ज्ञान मिल रहा है उसमें बहुत सारे अलग अलग प्रकार के प्रश्न कर सकते हैं, और इसी के कारण हमको ये पता चलता है कि काफी सारे ये दार्शनिकों ने वेद के आइडियाज को भी क्वेश्चन करने की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि भाई वेद में जो सच्चाई है वो किसने कहा सर, ठीक है, क्योंकि ये हेटेरोडॉक्स सेक्ट थे ना, मैंने आपको पहले भी कहा। तो इनका ये मानना था कि भाई वैदिक दर्शन के सिवा एक ऑल्टरनेटिव वे ऑफ लाइफ भी हो सकता है, हमें इसे भी फॉलो करना चाहिए सर, ठीक है। तो इस बेसिस के रूप में हमको ये पता चलता है कि बहुत सारे संप्रदाय निकल के आए। ये संप्रदायों के बीच में बहुत सारी राइवलरी भी थी। देयर वाज इंटेंस राइवलरी बिटवीन द सेक्ट्स दैट यूज्ड टू एग्जिस्ट एट दैट टाइम। और ये राइवलरी के अंदर हमको ये पता चलता है कि बुद्धिज्म और जैनिज्म सबसे ज्यादा पॉपुलर हुए सर, ठीक है ना, गेटिंग पॉइंट, ओके। सो वी विल फाइंड कि देयर वाज इंटेंस राइवलरी अमंग द हेटेरोडॉक्स सेक्ट। ये राइवलरी क्यों थी, क्योंकि ये लोग डिबेट्स करते थे, ये लोग डिस्कशंस करते थे, अपने फॉलोअर्स को अपने फेवर में लाने की कोशिश कर रहे थे, ये सब अलग अलग संघ चलाते थे सर, ठीक है। और इस बेसिस के रूप में वी विल फाइंड कि बुद्धिज्म और जैनिज्म का डेवलपमेंट हुआ। तो उसमें जैनिज्म की एक किताब है जिसका नाम है भगवती सूत्र, ये नाम याद रखेगा सर, ठीक है। भगवती सूत्र नाम की किताब में वी विल फाइंड कि मकाली गोसाल को क्रिटिसाइज किया गया है कि भाई मकाली गोसाल का दर्शन ठीक नहीं है सर, ठीक है। वैसे ही वी विल फाइंड कि आपको एक ऑथर देखने को मिलेंगे जिनका नाम है बुद्ध घोष सर, ठीक है। बुद्ध घोष ने बेसिकली मकाली गोसाल को क्रिटिसाइज किया। ये बुद्ध खुद नहीं थे, देयर वाज अ ऑथर नेम्ड बुद्ध घोष, है ना, इन द लेटर पीरियड। एंड ये बताने की कोशिश करते हैं कि मकाली गोसाल जो है ये ठीक दर्शन नहीं दे रहे थे। तो हुआ क्या कि अराउंड 600 सेक्ट्स वर देयर, 600 के या 60 के आसपास, सॉरी 60 सेक्ट्स वर देयर। एंड आउट ऑफ दिस 60 सेक्ट्स इवेंचुअली यू विल फाइंड कि महावीर एंड गौतम बुद्धा बिकेम वेरी पॉपुलर सर, है ना। तो घुमा फिरा के कहानी आपको इसके अंदर से ये पता होनी चाहिए कि वाई महावीर एंड गौतम बुद्धा बिकेम वेरी पॉपुलर। आपको ये पता होना चाहिए कि क्यों इतने सारे संप्रदाय बन के आए, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मगध का डेवलपमेंट किस तरह से हुआ, उसके ऊपर से भी आपको सवाल आने की शक्यता है सर, ठीक है। तो तमिलनाडु बोर्ड के ये चैप्टर को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे सर, है ना। आज हमने आपको खाली आजीविकास के बारे में करा है। इन टुडे सेशन आई हैव डिस्कस्ड मेनली अराउंड आजीविकास एंड हु वर द आजीविकास, ओके। हम लोग क्या करेंगे कि कल सेशन लेंगे जहां हम लोग जैनिज्म के बारे में शुरू करेंगे, एंड विल बी डिस्कसिंग अबाउट द स्टोरीज ऑफ वर्धमान महावीर, द टीचिंग्स ऑफ वर्धमान महावीर। महावीर कौन थे, उनकी टीचिंग्स का क्या सिग्निफिकेंस है, और महावीर के द्वारा जो दर्शन किया था उसकी क्या रेलेवेंस भी है सर, ठीक है। सो विल ट्राई टू स्टडी आउट द स्टोरी ऑफ महावीर एंड विल ट्राई टू सी कि हाउ द थिंग्स गो अराउंड सर, ठीक है। तो आज इतना ही रखते हैं, हेटेरोडॉक्स सेक्ट के ऊपर लगते हैं और इनके कारण क्या थे ग्रोथ के पीछे, आयरन टेक्नोलॉजी का इम्पैक्ट क्या रहा था उसके ऊपर हमने चर्चा की है सर, ठीक है। और कल के क्लास के अंदर जब मिलेंगे तो विल बी डिस्कसिंग अबाउट वर्धमान महावीर, विल बी डिस्कसिंग ऑन बुधा, एंड फिर उसके बाद मौर्यस के अंदर भी जाएंगे सर, ठीक है। तो बने रहिए हमारे साथ सर, है ना। वी आर ट्राइंग टू ब्रिंग यू दी कंसाइज कॉम्प्रिहेंसिव कोर्सेज। इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स को हम लोग मतलब है ना पास ऑन कर रहे हैं क्योंकि इनकी इंपॉर्टेंस नहीं है। आजीविकास, अजीत की या दर्शन की, श्रवणफल सूत्र, ये सब किताबों के ऊपर से सवाल बहुत आता है क्योंकि पिछले साल भी श्रवण करके जो टर्म है 2021 में या 20 में शायद तक पूछा गया था। तो यूपीएससी हैज दिस हैबिट ऑफ आस्किंग कीवर्ड्स इन हिस्ट्री
prelims examination as well. So as a teacher of history, my best intention is to break this book and make you read along the lines, okay ना, read between the lines, okay. मेरा इंटेंशन एक टीचर के रूप में है कि इसको तोड़ दूं और इसको रीडिंग बिटवीन द लाइंस के रूप में कवर कराओ, सो दैट आपको ज्यादा फायदा मिलेगा सर। खैर, तो आज इतना रखते हैं, लेट अस कंक्लूड द टॉपिक। इनफैक्ट अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो यू कैन जॉइन अस ऑन द लार्जेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन दिस कंट्री। कल हम लोग जर्नलिज्म के ऊपर और डिस्कस करेंगे, क्योंकि जर्नलिज्म एक लंबा टॉपिक भी है सर, ठीक है। आप हमारी मेंस टेस्ट सीरीज दे सकते हो और आप की अपना इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम में भी ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यूपीएससी का मेंस एग्जाम हो गया है, उसके रिजल्ट आने की भी बहुत जल्दी संभावनाएं हैं सर, ठीक है। तो आज इतना ही है। आपको अगर जुड़ना है तो आप हमारे साथ अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे जुड़िए। ये सब टॉपिक्स को और भी डिटेल में करेंगे प्रीवियस के क्वेश्चन के साथ, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव वे के अंदर सर, ठीक है। बाकी यहाँ से जितना हो पाएगा उतना मैं आपको करवाऊंगा सर। खैर, तमिलनाडु बोर्ड की ये बुक को आगे कंटिन्यू करेंगे, कल जर्नलिज्म बुद्धिज्म के ऊपर और चर्चा करेंगे और उसको कंक्लूड भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच, लेट्स क्रैक इट, जय हिंद।